आप मिस इंडिया के ब्यूटी पेजेंट हैं, 2 मिनट मिलते हैं आपको बताने के लिए कि आप वर्ल्ड में पीस कैसे लाएंगे। मैं वर्ल्ड हंगर को ख़त्म करने में काम करूँगी, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैं देखने में अच्छी हूँ तो लोग ऑब्वियसली मेरी बात सुनना चाहेंगे। लाइक ये यूएन वगैरह होती किस लिए है? यूएन इसलिए थोड़ी ना कि वर्ल्ड हंगर वगैरह ख़त्म करो, हम करेंगे, हम मिस इंडिया मिस वर्ल्ड, ये हमारी ये ड्यूटी इतना है। इडियोटिक क्वेश्चन होता है पेजेंट्स में कि उससे मतलब क्या, उनसे ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो। वही डोनाल्ड ट्रम्प भी वन ऑफ द पैनलिस्ट रहा है कई बार, उसने अब उसको चांस मिला है करने का, वर्ल्ड पीस लाने का, और अपने स्टाइल में पीस ला रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। वर्ल्ड हंगर तो कितना बढ़िया लग रहा है। पिछले साल नहीं था वो क्या फूड एड या क्या था जो यूएस एड के नाम पे नहीं उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में रुकवा दिया था, तो उनका तरीका था वर्ल्ड हंगर खत्म करने का। राइट, तो अमेरिका फर्स्ट है तो दूसरों को पैसे क्यों दिए जाएं। वही अगेन यूएस पैसे दे रहा था जो कि अच्छी चीज़ थी, वो कई इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर कर रहा था। यूएसएआईडी में, यूएसएआईडी जो भी उसका फुल फॉर्म होता है, बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के पीछे भी एक दूसरा पर्पस होता है ताकि हम उन कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकें। और ये कई चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आती हैं कि अपेरेंटली लगता है कि ट्रम्प कितना जीनियस है, एंड ट्रम्प इज़ नॉट स्टूपिड। ये अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है। नो, ट्रम्प इज़ इंटेलिजेंट, बट एक होता है ना, एक विजडम होती है और एक होता है कि शॉर्ट टर्म इंटेलिजेंस है। तो पहले के यूएस प्रेसिडेंट्स लॉन्ग गेम खेलते हैं। सही बात है कि हो सकता है 20 साल बाद ज़रूरत पड़े मुझे कॉन्गो की या नाइजीरिया की, उस समय एकदम से कॉन्टैक्ट का बनाएंगे, तो वहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशंस को, छोटी छोटी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते रहो, कॉन्टैक्ट्स बने रहेंगे। कभी कभी किसी ज़माने में मतलब ज़रूरत पड़ी तब उसको यूज़ कर लेंगे। इनका कि वो लॉन्ग टर्म गेम हम नहीं खेल रहे, हमें अभी शॉर्ट टर्म बताओ, फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो ख़त्म करो। और ये सारी चीज़ें हम लोग बाकी पॉलिसीज़ में भी देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल। उसने क्या नाम है कि उसने अपनी ऑडियंस समझ लिया है और ऑडियंस को कन्विंस कर दिया है। देखो यूएस ग्रेट हो सकता है लेकिन सारी प्रॉब्लम सब फॉरेनर्स की वजह से हो रही है। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, ये मैक्सिकन्स आके तुम्हारी जॉब खा रहे हैं, या चाइना वाले फैक्ट्री उठा के ले जा रहे हैं तुम्हारी, और हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारा सारा पैसा है वो यूएसएआईडी में चला जाता है, नेटो, हाँ हमारे यहाँ नेटो में सारा जा रहा है। मतलब कुछ भी होगा कन्विंस कर देंगे कि देखो दूसरे लोग तुम्हारा पैसा खा रहे हैं इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है। यस, जो फियर ऑफ आउटसाइडर्स है, ये इनफैक्ट नेटो से वो बड़ा गुस्सा रहता है, जो कि हम लोग को क्लियर नहीं होता है। जब हम लोग सोचते हैं नेटो बना क्यों था, उसका पर्पस जो भी हो, बना था रशिया को काउंटर करने के लिए। किस समय बना होगा? 1949 में बना था। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। कोल्ड वॉर शुरू हुई तो सबको लगा कि रशिया कुड बी द नेक्स्ट, जैसे जर्मनी था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उस तरह से रशिया हो सकता है, इसके लिए बना था। रशिया को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन बेसिकली जैसे जस्टिस लीग में इट इज़ बेसिकली सुपरमैन, तो नेटो में इट इज़ बेसिकली यूएस है। 70% जो खर्चा होता है यूएसए करता है, 70% जो वेपन्स और वो सब होता है वो यूएसए करता है। तो ये लॉन्ग टर्म के एंगल से बना था, बट उसको लगा कि यूएसए को फ्रैंकली रशिया से कोई ख़तरा तो है नहीं, ख़तरा उसके नेबर्स को है, तो वो अपनी सिक्योरिटी करें। अगेन कोई ले पर्सन हो सकता है कहेगा हाँ ठीक बात है, ऐसे ही होना चाहिए, बट अगर जब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सोचो तो दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। क्योंकि यूरोप, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ अगर मान लो कर भी लेंगे, पहली बात अगर देखना चाहिए कि रशिया कितना बड़ा है और बाकी यूरोप कितना बड़ा है। पूरा यूरोप एक तरफ, पूरा रशिया एक तरफ, और वो मल्टीपल टाइम्स है, तो यूरोप नहीं कर सकता सिक्योरिटी, और यूएसए डिपेंडेंट है यूरोप पे, तो उसके भी इंटरेस्ट में है कि यूरोप सेफ रहे। तो वो था कि जैसे जब कोल्ड वॉर थी इट मेड सेंस। कोल्ड वॉर में क्या था कि उनका ये था कि रशिया, मतलब उस वक्त तो सोवियत यूनियन था और अब तो चाइना है, वो उस वक्त कम्युनिस्ट थे। तो कम्युनिस्ट क्यों खतरा है कि यूएस के लिए? क्योंकि जहाँ भाई कम्युनिज्म होगी वहाँ आप अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको कोका कोला बेचना, आप कम्युनिस्ट कंट्री में कैसे बेच सकते हो? वो बोलेंगे नहीं नहीं तुम लेबर से एक्सप्लॉयट करते हो, तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवा देंगे, हम अपना बेचेंगे। तो एक तरह सेल्फिश इंटरेस्ट था कि हर जगह कि क्या कम्युनिज्म को प्रिवेंट करवाने में। तो यूएस ने अपनी बहुत मेहनत की है कि कम्युनिज्म उसके आसपास एरिया में कभी ना फैले। तो रशिया तब लॉजिकल था कि रशिया को क्यों एनिमी मानते थे, अगर हम केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते।
अब ट्रम्प सोचता है कि हमारे बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया इज़ नॉट अ थ्रेट, क्योंकि वो कम्युनिज्म तो फैला नहीं रहा, उल्टा वो तो कैपिटलिस्ट बोलो, क्रोनी बोलो, तो मैं क्यों मतलब पंगे लूँ। और ट्रम्प का वही, ट्रम्प शॉर्ट टर्म में दुनिया देखता है, उसका ये है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं देखता है। और वो उसकी जानता है कि वो पब्लिक भी जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं, कोई भी पब्लिक होती है वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, वो क्विक आज का फ़ायदा देखती है, वो उसने समझ लिया है। और वो पब्लिक इतनी उसको मतलब मैंने कल्ट, पहली बार हम लोगों ने देखा होगा कि किसी प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट की ऑलमोस्ट कल्ट लाइक लीडरशिप होगी। यस, तो एक्चुअली जितना भी कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, हाँ यस, कलेक्टिव विजडम एक चीज़ होती है, बट निटी ग्रिटीज और जो गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं लॉन्ग टर्म, हर चीज़ थोड़ी उसके साथ शेयर किए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहाँ कर रहे हैं, कौन सी इंटेलिजेंस के नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट, जनता को नहीं मालूम है ना। उनको लगता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपए नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, नेटो में इतना खर्चा हो रहा है। और कुछ प्रॉब्लम्स हुई भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेटो में कोई शायद रूल आया था कि हर कंट्री को अपने जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वो किसी भी यूरोपियन कंट्री ने नहीं किया। 2% से भी काफ़ी नीचे है। अब पहली बात है वो गलत है, उनको करना चाहिए कि तुम्हारी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है, जो मैं अगर यूएस प्रेसिडेंट्स के टर्म्स से सोचूं, वो चाहते हैं कि दूसरे कंट्रीज हम पर डिपेंडेंट रहें। ऑब्वियसली तो यूरोप ने अपनी पूरी सिक्योरिटी इसेंशियली यूएस को दी हुई थी। यस, प्रैक्टिकली सबके पास आर्मी है और सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, इसेंशियली यूएस के दम पे ही वेस्टर्न यूरोप है। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस थी, जो यूएस के लिए अच्छा था। कहीं भी कोई लड़ाई होती, इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती, मीडिएट करने के लिए यूएस के पास जाओ, वो इस सॉफ्ट पावर को एंजॉय कर रहा था। ये सब कुछ ख़त्म करता चला जा रहा है। वही तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि ही इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यूएस इटसेल्फ। मैं बाकियों के लिए नुकसान है या नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर केवल मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं कि यूएस ने जो अपना एम्पायर एक तरह से क्रिएट किया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का, वो मेहनत करके वो डिस्ट्रॉय कर रहा है अच्छे से। एग्जैक्ट, अपने अग्रीमेंट्स जो ऑनर नहीं करना है। कई जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपको पिछली गवर्नमेंट की लेगेसी मिलती है, अच्छी या बुरी। वही, बट अगर अग्रीमेंट साइन किए हैं, लेट्स से कि मनमोहन सिंह ने साइन किए थे अग्रीमेंट्स और वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आते हैं, बट क्योंकि दोनों सीजन लीडर्स हैं, पसंद आए या ना आए, अगर कमिट किया है गवर्नमेंट ने तो वो उसको ऑनर करेगी। अपने फॉरेन पॉलिसी में देख सकते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है कि हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं, वरना ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कि जैसे पहले होता था, जितना मैंने पढ़ा था कि जैसे कांग्रेस का हमेशा नॉन अलाइनमेंट या न्यूट्रल वाला रहा है एंड स्लाइटली टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, जो ये थी मतलब बीजेपी या उनकी जो प्रेडिसेसर थी उनका स्लाइटली टुवर्ड्स यूएस रहा है, क्योंकि उनका था कि मतलब आइडियोलॉजिकली बात कर रहे हैं तो फॉर रिलीजियस गवर्नमेंट उसके लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उतनी आइडियोलॉजिकल मैच नहीं हो सकती है, तो उनका स्लाइटली बेंट वही हो रहता था। लेकिन वो रही बात पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, व्हेन इट केम टू प्रैक्टिस दोनों पार्टीज इंश्योर करती कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो फॉरेन पॉलिसी में, रफली कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। यस, और सारी कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और एग्जांपल लें यूएस का, डोनाल्ड ट्रंप का, कि ओबामा ने एक डील साइन की थी ईरान के साथ, न्यूक्लियर वाली डील थी, और इसने आके ब्रेक कर दिया। अब ये सोचो कि जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा और जब यूएस डील इस तरह की साइन करने चाहेगा तो कोई बात मानेगा ही क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट प्रेसिडेंट आके उस डील को ख़त्म कर सकता है तो फिर वाई साइन द डील विद यूएस एट ऑल। वो याद है हम लोग पता नहीं कहाँ कौन सी फॉरेन कंट्री में थे, जर्मनी में थे, कहाँ थे, ये 2015 के बाद है, तब तक ये आ चुका था अपना डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन मोड में, और हाँ न्यूक्लियर डील साइन भी हो चुकी थी और सब एंटी न्यूक्लियर डील प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो सब आए अपना स्पीच दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप आया, वो ऐसे बोलने लगा, इट्स अ वेरी 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 स्टूपिड डील। मैंने कहा ये बोलता कौन है भाई ऐसे, मतलब ये ऐसे ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो ऐसे बोल रहा था। हाँ, और हम लोग लग रहा था कि पहली बात तो ये लग रहा था कि प्रेसिडेंट बनेगा नहीं, और जब बन जाएगा तो कम से कम डील तो मतलब ब्रेक नहीं करा, नहीं उसने एक्चुअली डील ब्रेक कर दी है। और मतलब उसके बाद से मुझे लगता है यूएस पे ट्रस्ट लोगों का कम होना शुरू हो गया था। जो इनफैक्ट आजकल जो नहीं इतना गोल्ड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यूएस डॉलर वीक हो रहा है, वो इसी का ही क्यूमुलेशन है। वरना यूएस इतना स्ट्रांग था कि नॉर्मली एक दो इवेंट से, एक दो बयानों से वीक नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया कि जो भी थोड़ा सा इकोनॉमी समझता है, यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हो रही है और उनका स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है। और एक्चुअली में कई लोग ये समझते नहीं है,
इकोनॉमी अलग चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट अलग होता है। स्टॉक मार्केट चलता है कंपनीज के प्रॉफिट से। अगर कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं तो स्टॉक मार्केट चलेगा। लेकिन इकोनॉमी की एक वन ऑफ द थिंग होती है कि कंट्री ने लोन कितना लिया हुआ है। हर कंट्री लोन लेती है। यूएस ने लोन लिया हुआ है, यूएस ने इतना लोन लिया हुआ है और वो लोन बढ़ता ही चला जा रहा है। और शायद सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली लोन किससे लिया? चाइना से लिया है। हाँ, नॉर्मली इसी तरह की कंट्रीज इन्वेस्ट उसमें रखती हैं, तो लोन इतना लिया हुआ है, इतना बड़ा डेफिसिट उनका क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से इकोनॉमी पे लोगों को हल्का सा मतलब होने लगा कि उतनी बुलेट प्रूफ नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि यूएस बैठ जाएगा, लेकिन बुलेट प्रूफ नहीं रह गई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इन्होंने चाइना से लोन लिया है और चाइना को गाली देते हैं, मतलब नहीं चाइना कि चाइना हमारी चोरी कर रहा है, जॉब चोरी कर रहा है, और वो जब मतलब कोई लॉजिक है उस बात का कि जैसे आपने कर्ज लिया उसी को गालियां दे रहे हो जाकर। अब यही है ना कि बाकी लोग सीजनड लीडर्स होते हैं, जैसे शी जिनपिंग से ज़्यादा सीजनड लीडर कोई होगा नहीं। मतलब वो टॉप का मतलब स्ट्रैटेजिस्ट है बंदा, और तो वो नॉर्मली इस तरह से बचकानी बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर वो वापस करना मांगना शुरू कर दें तो एकदम से प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो सब अपना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ये लोग सब लोग लोन उसमें लेते, इनको दिया हुआ है जो एक तरह से बेसिकली ट्रेजरी के बॉन्ड्स होते हैं, जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक इशू करता है, फेड इशू करता है, और ये वहाँ का बॉन्ड लेते हैं। ये लोन लेने का सिस्टम है। लेकिन सब लोग कहने लगे कि अच्छा एक काम करो, बस 10% ही वापस कर दो, सिर्फ उसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। हर साल जब इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है तो उसमें इतना बड़ा इशू हो जाता है कि कई बार इनकी गवर्नमेंट रुक जाती है। नहीं होता कि यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो गया है क्योंकि हमारा बजट पास नहीं हो पा रहा है कि हमें कितना खर्चा करना है, और उसमें सबसे बड़ा पेमेंट जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी लोन चुकाने की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना बड़ा उनका हो गया है, पता नहीं कितने ट्रिलियन का होता है, बट बहुत बड़ी फिगर है। तो ये एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की जो लेगेसी रहेगी, वो लेगेसी में बहुत कंसर्न है कि लोग मुझे कैसे याद करेंगे। तभी नहीं आजकल कितने मतलब कोई कभी कुछ कर लेता, कभी कुछ कर लेता, चाहे वेनेजुएला वाला। वो तो मतलब वेनेजुएला तो हम लोग क्या न्यू ईयर के 2-3 दिन बाद ही हुआ है ना, ऐसे कुछ हुआ था 3, 4, 5 जनवरी के आसपास। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट तरीके से पूरा ये मिशन हुआ। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व या कुछ इस तरह का नाम दिया उन्होंने। तो सबसे पहले मदुरो इज़ नॉट अ गुड गाय, लेट्स रिजॉल्व दैट। नो वन सेज कि मदुरो इज़ अ गुड गाय। मदुरो वॉज अ बैड गाय जो कि बहुत गलत काम करता है, अपने वेनेजुएलन्स के अगेंस्ट गलत काम करता है, ड्रग्स फैलाता है, वो सब है। तो इसके अगेंस्ट केसेस फाइल थे यूएस कोर्ट में। तो प्लस उसके अगेंस्ट एलिगेशंस थे कि पिछले जो 2 इलेक्शंस हुए हैं उसमें वो हारा है, बट मैनिपुलेट करके वॉटेवर उसने गवर्नमेंट बना दी। तो यूएस गवर्नमेंट ने कहा अपनी जो कोर्ट, जो अपनी जो इनकी बॉडीज़ बनी है, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट अगर वॉर करना चाहे किसी के अगेंस्ट तो उसको तरह तरह की परमिशंस लेनी पड़ेगी। अपनी यूएस कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने एलाइज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं मालूम था मुझे। ये एक प्रैक्टिस है। बट इन्होंने कहा ये वॉर हम करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो बंदा वहाँ बैठा हुआ बना हुआ है हेड ऑफ स्टेट, सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो हेड ऑफ स्टेट है मदुरो, लेकिन कह रहे हैं हम नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमारे हिसाब से इज अ स्ट्रॉन्ग मैन जो कि इलीगली वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट बना हुआ है, वो हमारे कोर्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, हमें क्रिमिनल को पकड़ने आ रहे हैं। तो हम अपने DEA या जो भी है उनको भेजते हैं, और मिलिट्री जाएगी वो बस बैकअप के लिए है कि मान लो सिचुएशन गड़बड़ हो जाए तो हम उसे कर लेंगे। और इन्होंने CIA वालों ने इस बार अच्छे से इंटेलिजेंस गैदर की और 10 से 12 मिनट में उसको वहाँ से कैप्चर किया और लेके पहुँच गए वहाँ पे US। मेरा इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेडियन अप्रोच है। मेरा मतलब व्यू है मेरा ये है कि मैं इसको इसलिए इंटेलिजेंट नहीं मानता हूँ कि यस CIA की फेलियर्स हुई इंटेलिजेंस में। सबसे इनफेमसली सद्दाम हुसैन की रिगार्डिंग की उनके बोल दिया था, क्या था ना कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल, और जब कुछ निकला ही नहीं था तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन फेलियर्स हुई हैं। बट उससे ज़्यादा उनकी सक्सेस हुई है। हम लोग सक्सेस को यहाँ केवल सक्सेस की बात, मॉरल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तो एज आई टोल्ड यू US की पॉलिसी रहती थी कम्युनिज्म ना फैले। तो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा उनको खतरा किससे होगा कि रशिया यूरोप में कर देगा, तो वो भी खतरा है कि कम्युनिज्म फैल जाए। अगर रशिया इन्वेट कर दे या और तरीके से कम्युनिज्म इन्फ्लुएंस करे, हाँ इन्फ्लुएंस करते हैं जो होती थी उससे ज़्यादा। लेकिन ये होता था कि उनको कि जो लैटिन अमेरिका है जो लिटरली US का नेबर है,
वहाँ तो बिल्कुल कम्युनिज्म फैल ही नहीं चाहिए। मॉनरो डॉक्ट्रिन, हाँ, तो दैट वाज अ मॉनरो डॉक्ट्रिन का ही, लेकिन वो एक और अपडेटेड वर्जन हो गया। तो उनका ये होता था कि आसपास जो कंट्रीज हैं गलती से कम्युनिज्म नहीं फैलनी चाहिए, तो जो गवर्नमेंट स्लाइटली लेफ्ट विंग होती थी या सोशलिस्ट होती थी, मतलब उनको हल्का सा लग रहा है कम्युनिस्ट हो सकती है, CIA जाती थी कू करके और अपनी प्रो US गवर्नमेंट जो कि राइट विंग होती थी और प्रो कोऑपरेशन होती थी उनको इंस्टॉल कर देती थी। और उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल एक है क्या नाम, चिले है या चाय लेके, चिली। तो वहाँ पर एक वो था, एक सोशलिस्ट लीडर था, उसका नाम था सल्वाडोर अलेंदे या अयेंदे करके नाम था। ओके, मतलब ये मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि मैंने अपनी उसमें पॉलिटिकल साइंस बुक में पढ़ा था ये। तो उसने था, वो सोशलिस्ट लीडर था और उसने क्या नाम था, सल्वाडोर अलेंदे या अयेंदे करके, ओके सर मिल जाएगा 9। तो एनीहाउ उसने था कि फ्री में मिल्क देने लगा था, ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था, मतलब टिपिकल सोशलिस्ट चीजें। US को ये सब हजम नहीं हुआ। तो बस वो सब बात है सितंबर 11 1973 की। US ने वहाँ की जो आर्मी थी चिले की उनसे मिला और कू करवा दिया, लेकिन दिखाया ऐसे कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं था, ये तो भाई वहाँ की आर्मी थी, उन्होंने हटाया है उसको, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। तो पब्लिकली तो US ने अपना हाथ साफ कर दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में US का ही हाथ था। तो वो उसका डिक्टेटर था ऑगस्टो पिनोशे, वो 73 से लेकर 90 तक रखा था। एंड अलेंदे को हटा के पिनोशे को इंस्टॉल किया। पिनोशे को इंस्टॉल किया था। अच्छा, राइट। तो इसमें जैसे हम लोगों ने एक वर्ड मेंशन किया मॉनरो डॉक्ट्रिन, और थोड़े दिन पहले ये पॉपुलर क्यों हुआ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मॉनरो डॉक्ट्रिन। तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने पढ़ा कि मॉनरो डॉक्ट्रिन है क्या। उन्होंने कहा था जब US ये बना, पावरफुल बन रहा था, इनफैक्ट उस समय उतना पावरफुल नहीं था, अब तो बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल बन रहा था। उसने कहा जो अमेरिकाज हैं ये हमारे हैं, हमारा प्लेग्राउंड है, बेसिकली नॉर्थ और साउथ अमेरिका। हाँ। तो उन्होंने कहा, दूसरों को बताया, चाइना, रशिया, जर्मनी, कोई भी यहाँ मत आना, ये हमारा है, हम कब्जा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा, हमें जो करना वो करेंगे। ये मॉनरो डॉक्ट्रिन बेसिकली था। जितना मुझे याद आ रहा है, मॉनरो डॉक्ट्रिन अराउंड आई बिलीव 1840s या समथिंग कुछ ऐसे ही था। तब क्या चाइना और रशिया उतने पावरफुल रहे होंगे कि उनका इन्फ्लुएंस, जब मुझे लगता था शायद इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन उनके लिए ज़्यादा धमकी थी। यूरोपियन जो भी बेसिकली जो भी उस समय स्ट्रॉन्ग पावर्स थे, तो वो ये बताता है कि चाइना, रशिया, कोई भी हो जो भी पावरफुल है, अमेरिका में मत दिखाई पड़ो। तो वो चाहे पैनामा कनाल हो, चाहे कुछ भी हो, अभी ग्रीनलैंड का हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, वो नहीं चाहता है कि अमेरिका के आसपास भी वो आए, और तभी वो हर जगह US का इन्फ्लुएंस रहा है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस तरह से इन्फ्लुएंस किया है कि वहाँ से नेगेटिविटी ही बढ़ी है ज़्यादा। पॉजिटिविटी के इंस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे पैनामा वाज सॉर्ट ऑफ अ सक्सेस, लेकिन नेगेटिव चीज़ों के ज़्यादा हैं। क्यूबा के बारे में बहुत लोगों को मालूम होगा, जैसे ऑगस्टो पिनोशे बताया, तो हो सकता है कई लोगों को ये ना मालूम हो। फिडेल कैस्ट्रो का नाम सबने सुना होगा, कितनी बार CIA ने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसने पूरे टर्म जो जितना भी रहा वो US को हेट करता रहा। तो ना क्यूबा के लिए अच्छा था और ना US के लिए अच्छा था। क्यूबा में भी तो वही था कि क्यूबा में बिफोर ऑगस्ट वो फिडेल कैस्ट्रो, वहाँ का जो डिक्टेटर था जिसका नाम बटिस्टा था, वो भी शायद CIA का इंस्टॉल था। 53 या 54 में CIA ने ही इंस्टॉल किया था। कोई पता नहीं कोई फूड कंपनी थी उसने थ्रू करवाया था। तो मतलब तभी से होने लगा था कि CIA तब से घुसने लगा था। ऐसी जैसे मैंने अभी क्यूबा का एग्जांपल दिया, ऐसी ईरान का भी एग्जांपल आई बिलीव लोगों को मालूम होगा बिकॉज ऑफ द मूवी आर्गो। तो उसमें भी वही था कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे हुआ था कि 51 में ऐसे कुछ था कि एक कोई लीडर आया था ईरान में, मोहम्मद मोसैडिक, पता नहीं कुछ इसी टाइप का नाम था। तो एनीहाउ वो भी सोशलिस्ट लीडर था, और पता नहीं वो प्रो सोवियत यूनियन था या नहीं था, उतना मुझे आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। वो बेसिकली शायद न्यूट्रल था, लेकिन उसने शायद ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था जो कि ब्रिटिश ओन्ड थे। तो फिर CIA और MI6 ने मिलकर हटाया था, और अब उसकी जगह 53 में अपने रेजा शाह पहलवी को इंस्टॉल किया था। राइट। और तो ये एक तरह से उनकी हैबिट रही है अपने डिक्टेटर्स को इंस्टॉल करने की। लेकिन हर बार एक चीज़ कभी नोटिस करें, चाहे वो क्यूबा में किया होगा,
चाइल्ड में किया हो, ईरान में किया हो, हमेशा प्रिटेंड ऐसे किया कि हमने देखो कुछ किया नहीं, वो लोकल आवाम थी जिन्होंने हटाया है, हमारा तो उसमें कोई हाथ नहीं है। ये पहली बार एक तरह से एडमिट किया, देखो हमने हटाया है। ये ओपनली किया, ये ओपनली किया। और अगेन मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अग्री करता हूँ जो यूएस नहीं, मैं भी उसकी भी नहीं कर रहा। बट इंटेलिजेंटली कैसे किया, तो हो सकता है कई लोग को मालूम हो, उन्होंने सीधे सीधे मदुरो को उठा लिया। नंबर 1 जो बंदा बैठा हुआ है उसको उठा लिया। मदुरो पॉपुलर था, इन अ सर्टेन सेक्शन पॉपुलर था है, बट यूनिवर्सल पॉपुलैरिटी नहीं थी कि कंट्री का हर आदमी उसे लाइक करता हो। क्योंकि वेनेजुएला पिछले 10-15 साल से प्रॉब्लम में है और उसका बड़ा रीजन है मदुरो। मदुरो वॉज इनएफिशिएंट, ही वॉज नॉट एट ऑल कैरिज्मेटिक। वो इसलिए बना हुआ था क्योंकि उसका जो प्रेडिसेसर था, जो एक्चुअली में वहाँ पे बहुत पॉपुलर था, ह्यूगो शावेज, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे, उस वजह से था। तो इन्होंने क्या किया, उस लीडर को उठा लिया, मदुरो को उठा के ले गए। बाकियों से कहा, सबसे जो गवर्नमेंट करप्ट है वहाँ के, वेनेजुएला के जो बचे लोग, ऐसे तो है नहीं कि एक आदमी करप्ट होगा बाकी सब ऑनेस्ट होंगे, वहाँ के जनरल्स ऑनेस्ट होंगे, वहाँ के होम मिनिस्टर ऑनेस्ट होगा। उनका क्या, तुम्हारे अगेंस्ट भी केसेस फाइल्ड हैं, अब हमारी बात नहीं सुनोगे तो जैसे 10-12 मिनट में हमने मदुरो को उठाया, हम तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। उनका अच्छा, कैसे बच सकते हैं, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो तो हम तुम बचे रहोगे। इसका फ़ायदा क्या हुआ, नो ब्लड शेड, नो टैंक्स ऑन द स्ट्रीट, नो, मतलब कुछ भी उस तरह नहीं हुआ। ऐसा लगा कि बस एक आदमी चला गया, अरेस्ट हो गया और बस गवर्नमेंट वैसे ही चलती आ रही है। यूएस ने क्यों किया ये सबको क्लियर है, ऑयल। लेकिन इस ऑयल के पीछे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। जो जब ये हुआ वेनेजुएला वाला, तब मैंने पढ़ा कि ये ऑयल के पीछे है क्यों, मतलब यूएस क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके पीछे, या जो ईरान में हुआ हो, या जो ग्रीनलैंड पे है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको मुझे लगता है कि हम लोग पूरा एक एपिसोड इसी में बनाएंगे। एक चीज़ जो मुझे, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि कई सारे ऐसे कंट्रीज़ रहे हैं जिसको कॉलोनियल इंग्लैंड ने रूल किया है। यस, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कई सारे रहे। और मोस्टली में एक डिसेंट डेमोक्रेसी चल रही है, अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है। हर जगह की डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, बट मलेशिया, सिंगापुर, जो स्पेनिश कंट्रीज रहे हैं, उनमें अनफॉर्चुनेटली फॉर दोज कंट्रीज, वहाँ के लोगों की वजह से यही ट्रेंड चलता रहा है। कभी कोई डिक्टेटर, कभी कोई डिक्टेटर, कभी कोई डिक्टेटर, कभी कोई डिक्टेटर। वो वेनेजुएला ले लो, क्यूबा ले लो, कोई भी कंट्री उठा के देख लो, पूरा लैटिन अमेरिका ले लो, एक्सेप्ट फॉर ब्राजील जो पोर्चुगीज ने रूल किया था। रेस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, वाज रूल्ड बाय स्पेनिश पीपल। यस, तो उसका, और मैक्सिको, राइट। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि दोनों का रूल करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट था। यस, ब्रिटेन, कॉलोनियल ब्रिटिश वर नॉट गुड गाइस, ऑब्वियसली, बट देयर इज अ डिग्री ऑफ कि कितना आप खराब हो सकते हो। कॉलोनियल स्पेनिश वर इवन वर्स। इनका स्टाइल होता था टू गिव देम क्रेडिट कि वो आके सेटल होते थे उस कंट्री में, फिर वहाँ पे रोड बनाते थे, हॉस्पिटल बनाते थे, इंडस्ट्रीज बनाते थे, कोर्ट्स बनाते थे और गवर्नमेंट सेटअप करते थे। स्पेनिश वॉज कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ स्पेन से कंट्रोल हो रहा था, और वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग मैन होते थे ये उनको स्पॉन्सर सॉर्ट ऑफ कर देते थे। इस रीजन का ये स्ट्रॉन्ग मैन, उस रीजन का वो स्ट्रॉन्ग मैन। इनका काम होता था कि सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेस लेके स्पेन ले जाना। तो कभी भी, जैसे यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स गए हैं, लोगों ने देखा था कि एक गवर्नमेंट कैसी होती है, लोगों ने देखा था कोर्ट्स कैसे होते हैं, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसा भी था देखा तो था कम से कम। स्पेनिश में हमेशा से ये रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैन जो भी रहा है उसने अपने से वीक को पीछे किया है, मारा है, कुछ भी किया है, और इस तरह से रूल किया है कि यहाँ पे जनता की आवाज़, मतलब डेमोक्रेसी ऊपर ना आ पाए। तो वही जिस, मतलब मैं अभी बात कर रहे थे तो मुझे एक मूवी याद आ गई थी, एम.एस. स्टार्ट, स्टीवन स्पीलबर्ग की है, तुमने भी देखी थी ना थोड़ी सी? राइट। तो उसमें बेसिक स्टोरी ये होती है कि स्पेन में कोई स्पेनिश शिप जा रहा होता है, इसमें स्लेव्स होते हैं, और यूएस वाले उस शिप को रोक लेते हैं क्योंकि कुछ रूल आ चुका था, ये मतलब 19th सेंचुरी में ही सेट है कि शायद स्लेव ट्रेडिंग नहीं हो सकती, वो बैन हो गया था। तो वो रोक लिया था शिप, बोला तुम नहीं ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वहाँ के, मतलब उनके क्वीन से आया लेटर कि तुम कैसे रोक सकते हो हमारा शिप जो है, वो बोला हमारा लॉ अलाउ नहीं करता है।
तो बोला कि तुम्हारा अगर मान लो कोर्ट ने मना कर दिया है तो प्रेसिडेंट के पास जाओ और प्रेसिडेंट से बोलो कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है उसको उल्टा कर दो, मतलब डू नॉट। स्पेन ने बोला यूएस गवर्नमेंट से हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ कि वो लॉ ओवरटर्न कर दे। मतलब हाँ कि डांटो धमकाओ, ऐसे करो कि मतलब जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो क्या होता है, तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हारे पास ताकत है, तुम उसको इग्नोर करो उस लॉ को। बोला नहीं, हमारे यहाँ थोड़ी ना ऐसा होता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर कर दें। स्पेन वाली जो रानी होती कहते नहीं नहीं, बट हमारे स्पेन में तो होता है, हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉ है और हमें सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर सॉरी हाँ अगर जजमेंट हो, हाँ अगर कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और क्वीन को पसंद नहीं आया तो क्वीन बोलते नहीं पसंद आया, अब इस जजमेंट को इग्नोर करो, हमारी मर्जी चलेगी। वो बोलती है हमारी स्ट्रेंथ है स्पेन के हमारा जो रानी या राजा होगा वो कोर्ट से ऊपर है, ठीक है, हाँ। और वो यूएस वाले कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ ये है कि सुप्रीम कोर्ट है वो उससे ऊपर है, प्रेसिडेंट से है। गॉट इट। तो उसमें बेसिकली वही फिलोसफी और डिफरेंस दिखाया गया कि जो स्पेन को क्या चीज़ को बिलीव करते हैं और ब्रिटेन वाले जो होते थे या यूएस वाले किस चीज़ को तवज्जो देते थे बेसिकली। राइट राइट, क्योंकि ब्रिटेन में तो डेमोक्रेसी थी ना, और स्पेन का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट जो एटलीस्ट जो रूल करने का स्टाइल था वो तो बिल्कुल ही ऑटोक्रेसी वाला स्टाइल था। तो वही चीज़ वहाँ की एक तरह से डीएनए में पड़ गया वहाँ पे लोगों को कि जब वेनेजुएला में जब ऑयल डिस्कवर भी हो गया, यू वुड थिंक कि वेनेजुएला के लोग रिच हो गए होंगे। अनफॉर्चुनेटली वेनेजुएला के आम जनता रिच नहीं हुई थी, नहीं, जिसको हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे ताकि बहुत बड़ा एपिसोड ना हो जाए। बट वो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वेनेजुएला की और ऑयल की और ह्यूगो चावेस की और पीडीवीएसए की। स्पेन का बस आखिरी चीज़ एक बताना चाहूँगा बिफोर द एंडिंग द एपिसोड। स्पेन जैसे यूके, फ्रांस, वो क्या ये लोग सेंचुरीज से डेमोक्रेसी होंगे आई बिलीव। स्पेन को सेंचुरीज नहीं हुए डेमोक्रेसी हुए, इनफैक्ट कुछ डिकेड्स हुए हैं। वो 78 में तक डिक्टेटरशिप था, उसका डेमोक्रेसी बना। तो मतलब अगर जो मेन होम कंट्री है वहीं पे इतनी लेट डेमोक्रेसी आई है तो आप उनके कॉलोनीज जो हैं उनमें कितनी लेट आएगा आप समझ ही सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, यस।